आज की क्लास उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने पीएचडी एंट्रेंस हेतु रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए मॉक टेस्ट की मांग की है। हालांकि हमने 2 क्लासें करा दी हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस की, जो आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम, चाहे आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका स्टेट यूनिवर्सिटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की जितने भी एग्ज़ाम हो, वहाँ से क्या ये क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर में जो चीज़ें पूछी गई थी, जो मेन चीज़ें हमें ठीक लगी, उन क्वेश्चनों को क्या है हमने यहाँ पर रखा हुआ है। हालांकि पिछली क्लास जो हुई थी उसमें हमने क्या है सेट नंबर 1 हमने करा दिया था, लेकिन स्टूडेंट की मांग और थी कि एक क्लास और बना दी जाए। तो आज की क्लास उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है जो क्या है पीएचडी एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा कि अन्य चरों के मान्य मूल्यों के आधार पर एक अवलोकन के लापता डेटा का अनुमान लगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए रखे होते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन दिए होते हैं तो हमें ये लगता है ये भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। अब जो महत्वपूर्ण ऑप्शन होगा, जो सटीक उत्तर होगा, हमें उसी को छांटना होता है, लेकिन कन्फ्यूजन में क्या है हम गलत कराते हैं। तो पहले क्वेश्चन को हमें समझना है। देखिए, ये परेशानी हर छात्र में देखी गई है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी अगर हिंदी में दी गई है तो उसमें ऐसे शब्द दिए जाते हैं कि आपको उनका अर्थ इतना पता होता नहीं है ना। तो अगर इंग्लिश में आपका दिया हुआ है तो आप इंग्लिश को भी पढ़ सकते हैं, है ना, क्योंकि मान्य आपकी हिंदी नहीं होगी, वहाँ पर आपकी इंग्लिश को मान्य करते हैं, अगर आपने कभी ध्यान से नोटिस पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो देख लीजिए क्या लिखा है कि अन्य चरों के मान्य मूल्यों के आधार पर एक अवलोकन के लापता डेटा का अनुमान लगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रभाव कोडिंग कहा जाता है, या आरोपण कहा जाता है, या पुनरावृत्ति प्रक्रिया कही जाती है, या एक्सट्रपलेशन प्रक्रिया कही जाती है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? बी। ठीक है, आरोपण। ठीक, चलते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उन स्थितियों में लागू होता है जिसमें कुल नमूनों को कई ज्ञात वर्गों की विशेषता वाले गैर आश्रित और आश्रित चर के आधार पर समूह में विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए इसमें एक चीज़ क्या कही जा रही है, क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, ऑप्शन आपके दे दिए गए हैं, तो ये जो क्वेश्चन है उसमें उनके आगे क्या है आपका खाली स्थान लगाया है, नहीं, ये यहाँ पे आपको भरना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि उन स्थितियों में लागू होता है, जो उसका सटीक उत्तर है वो यहाँ पर लिया जाएगा, जिसमें कुल नमूनों को कई ज्ञात वर्गों की विशेषता वाले गैर आश्रित आश्रित चर के आधार पर समूह में विभाजित किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका क्या है? संयुक्त विश्लेषण, क्लस्टर विश्लेषण, या भेदभावपूर्ण विश्लेषण, या सहसंबंध, या एकाधिक सहसंबंध, है ना। तो क्या आएगा आपका इसमें? भेदभावपूर्ण विश्लेषण। अब भेदभावपूर्ण विश्लेषण क्यों आएगा, संयुक्त क्यों नहीं आएगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि जो भेदभावपूर्ण विश्लेषण है उन स्थितियों में लागू होता है जिसमें कुल नमूने को कई ज्ञात वर्गों की विशेषता वाले गैर आश्रित आश्रित चर के आधार पर समूह में विभाजित किया जाता है। देखिए, जब किसी टॉपिक पर रिसर्च की जाती है, ठीक है, तो हम क्या है तथ्यों को एकत्रित करते हैं। ठीक है, हमने तथ्य एकत्रित कर लिए, ठीक, अब हम कैसे उन्हें विभाजित करेंगे? विभाजन भी तो करना है, विश्लेषण भी तो करना है कि जो हमने तथ्य एकत्रित किए हैं वो कितने सटीक हैं, क्या समानताएं हमारी मेल खा रही हैं, क्या विशेषताएं हैं इसकी, और ये जो तथ्य हमने एकत्रित किए हैं उनका चरों से क्या संबंध है ना, क्या संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी तो हमें करनी होती है, ये थोड़ी ना है कि हम रिसर्च कर रहे हैं, टॉपिक चूज़ कर लिया और लिखने स्टार्ट कर दिए, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। चाहे आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, है ना, चाहे आपका थ्योरी सब्जेक्ट हो, तो आपको हर चीज़ में क्या है तथ्यों को एकत्रित करना है, उसका विश्लेषण और संश्लेषण करना आवश्यक है। तो देखिए, भेदभावपूर्ण विश्लेषण का तात्पर्य क्या है कि इसमें क्या है, जो नमूने हैं, जो तथ्य हैं, और वह विशेषता, ठीक, और चरों के आधार पर क्या है समूह में विभाजित किया जाता है। ठीक है, समझ आई बात? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि गुणात्मक अनुसंधान और अन्य माध्यमिक स्रोतों के व्याख्यात्मक संश्लेषण को प्राप्त करने के लिए
उपयोग की जाने वाली विधि को कहा जाता है। यानी कि गुणात्मक अनुसंधान और अन्य माध्यमिक स्रोतों के व्याख्यात्मक संश्लेषण को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। सामग्री विश्लेषण कहते हैं, मेटा निर्वंश विज्ञान कहते हैं, विषयगत संश्लेषण कहते हैं, या कथा साहित्य समीक्षा कहते हैं। तो क्या कहेंगे इसे, ऑप्शन कौन सा होगा आपका सही, मेटा निर्वंश विज्ञान। देखिए, अगर आपको ये शब्द की लिस्ट लग रहे हैं तो आप इसका इंग्लिश में भी क्या है, इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, कि मेटा निर्वंश विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उससे क्या आपको आसानी रहेगी। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक सिद्धांत जो डेटा से प्राप्त किया गया था, व्यवस्थित रूप से एकत्रित किया गया, उसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, महत्वपूर्ण सिद्धांत कहा जाता है, फेनोमेनोलॉजी कहा जाता है, या प्रवचन सिद्धांत कहा जाता है, या ग्राउंडेड थ्योरी कहा जाता है। देखिए, जो क्वेश्चन यहाँ कराए जा रहे हैं मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। ये किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे आपका कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस हो, स्टेट का हो, या फिर कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, है ना, स्टेट वाइज कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, तो उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये वहाँ से जो उचित हमें क्वेश्चन अच्छे लगे, है ना, जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि इसी क्राइटेरिया से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हमने उनको यहाँ पर लिया है। अब ये नहीं कि आप लोग ये सोचो यही क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे, नहीं। देखिए, जो कंटेंट है वहीं से क्वेश्चन आता है, लेकिन देखिए रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो काफ़ी विस्तारित है। हम उसे कितना भी पढ़ लें पर उसको हम क्या है, एक उसमें समेट नहीं सकते, है ना। तो सबसे अच्छा क्या है कि जिस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें समझ लें, ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, तो आपने ऑप्शन पढ़ लिए हैं, आप ध्यान से सुनते हैं कि एक सिद्धांत जो डेटा से प्राप्त किया गया था, व्यवस्थित रूप से एकत्रित किया गया था, उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। अब देखिए, कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे इसमें लिखा गया है एक सिद्धांत, तो सिद्धांत से वो ये लगाते हैं कि अगर जहाँ पे सिद्धांत दिया हुआ है तो जो ऑप्शन है इससे मिलता जुलता होगा, है ना। तो कुछ बच्चे क्या कहेंगे, महत्वपूर्ण सिद्धांत, लेकिन क्या है, ये गलत है। तो सही ऑप्शन कौन सा है आपका, ग्राउंडेड थ्योरी। अब ग्राउंडेड थ्योरी ही क्यों है इसका, है ना। तो देखिए, सीधे सीधे क्वेश्चन को आप पढ़िए कि एक सिद्धांत जो डेटा से प्राप्त किया गया था, व्यवस्थित रूप से एकत्रित किया गया था। जब कोई शोधार्थी किसी स्थान पर जाकर डेटा को कलेक्ट करता है ना, तो वो उस विशेष क्षेत्र में गया होता है ना, तो इसीलिए क्या है, इसे क्या कहा जाता है, ग्राउंडेड थ्योरी कही जाती है। क्योंकि वहाँ पर शोधार्थी खुद गया, वहाँ से उसने जो तथ्य थे उनको प्राप्त किया, है ना, उनको लिखा, उनको समझा, फिर उनको विश्लेषित किया। तो इसीलिए ये किसके अंतर्गत आएगा, आपको ग्राउंडेड थ्योरी के अंतर्गत आएगा। समझ आ रही है बात, ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि अनुसंधान में विशाल न्यायादर्श यानी कि सैंपल कलेक्ट करना। न्यायादर्श मैंने आपको पिछली भी क्लास में बताया था कि न्यायादर्श क्या होता है। हालांकि रिसर्च एप्टीट्यूड की जो मैंने क्लास कराई है ना, तो उसमें मैंने ये कराया हुआ है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो न्यायादर्श होने पर सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी कि उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अनुसंधान में विशाल न्यायादर्श होने पर, यानी विस्तारित, यानी अगर कोई हम रिसर्च कर रहे हैं उसका क्षेत्र विस्तारित है, यानी कि जो सैंपल है, न्यायादर्श है, उसका स्वरूप कैसा है, विशाल है। ठीक है, तो सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी विधि रहेगी, तो वो यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है इसमें, प्रयोगात्मक विधि उपयुक्त रहेगी, या आपकी व्यक्तिगत अध्ययन उपयुक्त रहेगा, या आपकी सर्वेक्षण विधि उपयुक्त रहेगी, या आपकी क्या है, पर्यवेक्षण विधि उपयुक्त रहेगी। तो इसमें से आपको सटीक उत्तर देना है। अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को समझा होगा तो क्या आपने इसमें महसूस किया कि अनुसंधान में, रिसर्च में, यानी खोज में विशाल न्यायादर्श होने पर सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होगी। देखिए, जब विशाल या विस्तारित न्यायादर्श या सैम्पलिंग होती है तो हम कैसे, किस विधि का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन आपने पढ़े, तो इसमें देखिए कौन सा सटीक रहेगा, सर्वेक्षण विधि, यानी सर्वे के माध्यम से। यही तो आएगा आपका, सर्वे के माध्यम से क्या है, हम क्या है, तथ्यों को एकत्रित करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। ठीक, चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है
कि शोध की रूपरेखा की संस्तुति करने वाली समिति क्या है। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, पर कभी कभी क्या होता है बेसिक क्वेश्चन भी क्या है हम गलत कराते हैं। क्यों गलत कराते हैं? हम एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लगते हैं जो कि लगाने की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो ये तो आपको पता ही होगा कि शोध की रूपरेखा की संस्तुति करने वाली समिति कौन सी है आपकी? RDC यानी कि रिसर्च डिग्री कमेटी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही होगा ए। ठीक है, चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि शोध कार्यों में आंकड़ों को इकट्ठा करने का सबसे उत्तम उपकरण है। ये शायद मैंने जब एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर कराया था DVRU का, तो उसमें शायद ऐसा कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन था, है ना। तो अगर आपने उसे अच्छे से देखा होगा तो आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। और बेसिक सी चीज़ है ये कि शोध कार्य में आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए सबसे उत्तम उपकरण कौन सा है। तो प्रश्नावली है, अनुसूची है, परीक्षण है या अनुस्थितियाँ हैं। तो क्या है आपका? परीक्षण। परीक्षण के माध्यम से ही तो हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। अगर हमें परीक्षण करना ही नहीं आता तो हम तो तथ्यों को एकत्रित कर ही नहीं सकते। फिर तो हम हर तरह के तथ्यों को उठा लें, जो हमारे यूज़फुल हैं, जो हमारे यूज़फुल नहीं हैं उनको भी ले आएँ, है ना। एक अच्छा शोधार्थी कौन होता है? जिसे तथ्यों की पहचान होती है कि जो मैंने टॉपिक लिया है उससे रिलेटेड कौन से तथ्य सर्वाधिक उपयुक्त रहेंगे, है ना। कौन से जो तथ्य हैं मेरे चरों से क्या है संबंध स्थापित करते हैं, उनका प्रभाव मेरी रिसर्च पे क्या पड़ता है। अगर ये चीज़ें सारी एक शोधार्थी को चीज़ समझ में आ गई तो उसके क्या है शोध कार्य में क्या है आसानी रहती है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि परिकल्पना का संबंध है। परिकल्पना का संबंध किससे है? ये भी क्वेश्चन था, मैंने आपको परिकल्पना पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो अगर आपने परिकल्पना को ध्यान से पढ़ा होगा आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि ऑप्शन है शोध से, प्रस्तावित प्रारूप से, शोध पत्र से या निष्कर्ष से। यानी परिकल्पना का संबंध किससे है? आपकी शोध से है, प्रस्तावित प्रारूप से है, शोध पत्र से है या निष्कर्ष से। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? प्रस्तावित प्रारूप से। देखिए जो आपकी परिकल्पना होती है, जब शोधार्थी कोई भी टॉपिक चूज करता है, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसने ऐसे ही चूज कर लिया, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। जब वो किसी चीज़ का अध्ययन करता है और जहाँ पर उसे लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ नहीं हुई है, ये चीज़ छूटी है और मेरे दिमाग में ये पहलू जागा है, तो इसे मैं क्या सबके सामने लाऊं, है ना, तो वो रिसर्च ही तो कहलाएगी। तो देखिए इसमें क्या होता है, शोधार्थी एक कल्पना करने लगता है, अपने अनुमान लगाने लगता है कि ऐसे ऐसे ये करना है, ये मेथोडोलॉजी अपनानी है, तथ्य मुझे यहाँ से एकत्रित करने हैं, मुझे ये किताबें पढ़नी है। ठीक है, तो एक पूरा जो प्रारूप होता है कि उसे रिसर्च कैसे करनी है, क्या क्या उसे जो विधियाँ हैं वो अपनानी है, कैसे सैंपल कलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो परिकल्पना क्या है? वो आपके प्रस्तावित प्रारूप ही तो है ना। आप एक चित्र ही तो बना रहे हो कि मुझे ऐसे कार्य करना है। फिर जब आप परिकल्पना बना लेते हो फिर आप उसका परीक्षण करते हो। अब आपको कोई परीक्षण क्यों आवश्यक है? देखिए जरूरी नहीं जो हम सोच रहे हैं वो ठीक ही हो। कभी कभी क्या होता है कि हमारी सोची हुई चीज़ें भी क्या है गलत निकल आती हैं, है ना। तो जब हम परिकल्पना बनाते हैं तो उसका परीक्षण ही तो किया जाता है रिसर्च में, है ना, कि हमने जितना सोचा, हमने जितना पढ़ा, ठीक है, हमने जितना समझा उतना ठीक है या जो हम समझ रहे हैं वो गलत है। यही तो परिकल्पना की जांच है। आपने परिकल्पना के प्रकार पढ़े होंगे, शोध परिकल्पना और आपकी शून्य परिकल्पना, सांख्यिकी परिकल्पना। तो मैंने आपको चीज़ें बताई हुई हैं कि शोध परिकल्पना क्या है, आपकी शून्य परिकल्पना क्या है, सांख्यिकी परिकल्पना क्या है, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो इसमें देख लेते हैं, सबको बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आप कहोगे कि इसमें आप ICT क्यों ला रहे हो? तो बेटा रिसर्च है, कोई सा भी क्षेत्र बिना ICT के अब हो ही नहीं सकता। किसी भी क्षेत्र में कोई कार्य कंप्यूटर के बिना हो ही नहीं सकता। इसीलिए क्या है ICT से भी क्वेश्चन क्या है आपके रिसर्च में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला वेब ब्राउज़र क्या है आपका? इंटरनेट एक्सप्लोरर है या नेटस्कोप है या WW है या फायरफॉक्स है? अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता सकते हो। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? सी। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें से क्या है, सर्च इंजन पूछा गया है। ठीक, तो निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? देखिए अगर सर्च इंजन आपने नहीं पढ़े हैं, ठीक है, गूगल और याहू सिर्फ सर्च इंजन नहीं है, आपके और भी सर्च इंजन है, आप उन्हें पढ़ के जाएं। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है
तो यहाँ पर आपको कोई भी गलती नहीं करनी है ना। तो अगर मैं बताऊँ तो इसमें क्या पूछा गया, सर्च इंजन कौन सा है, तो ज़्यादातर बच्चे क्या कहेंगे, स्काइप और एक्रोबेट रीडर को कहेंगे, लेकिन है ना, तो लेकिन ये है ही नहीं, क्योंकि अगर हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ा ही नहीं है तो हम इसे तुक्का ही मारते हैं, तो वो हमें यहाँ पे नहीं करना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर भी इसका उतना ही सरल है। तो इसमें क्या है आपका विंग, ठीक है। आपको सर्च इंजन पढ़ के जाने हैं, ब्राउजर भी देख के जाने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर भी आपको पढ़ना है कि सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुसंधान की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण आवश्यक है, ठीक है। तो अनुसंधान की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण आवश्यक है, किसमें आवश्यक है, आपकी थीसिस या कह लें शोध प्रबंध में, या संगोष्ठी कार्यशाला में, या सेमिनार पेपर लेख में, या सम्मेलन में। तो अगर आपने रिसर्च के बारे में पढ़ा होगा कि रिसर्च की क्यों जाती है, क्या औचित्य होता है, क्या नियम होते हैं, क्या कायदे होते हैं, है ना, तो आप बता सकते हो कि अनुसंधान की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण क्यों आवश्यक है, या विस्तृत रूप क्या कहलाता है। तो क्या आएगा इसमें आपका थीसिस या शोध प्रबंध, ठीक है। ये आपको गलत नहीं करना है। चलिए आगे। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक शोध समस्या की पहचान में शामिल नहीं है, यानी कि कौन सी एक समस्या है जो आपकी शोध समस्या की पहचान में शामिल नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, शैक्षिक क्षेत्र का चयन, क्षेत्र के भीतर विशिष्ट विषय, या वित्तीय स्रोत, या व्यक्तिगत और सामूहिक विकल्पों की अस्वीकृति। देखिए ऑप्शन दे दिए गए हैं, अब आपको इसमें से ये देखना है कि शोध समस्या की पहचान में कौन से तथ्य शामिल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना, कॉमन सेंस भी लगाओगे ना, आपको सीधे पता चल रहा है इसमें कि शैक्षिक क्षेत्र का चयन, बिल्कुल हम कोई भी टॉपिक हम चूज ही क्यों करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हमें क्रांति तो लानी है, नई चीज़ों में तो खोजनी है ना। तो कोई वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, ठीक है। क्षेत्र के भीतर विशिष्ट विषय, बिल्कुल अगर हम कोई भी विषय उठा लें, ठीक है, तो हम उसमें से क्या है, एक जो हमारा रुचिकर विषय जो होता है, रुचिकर जो टॉपिक होता है, हम उसी को चूज करते हैं। मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में देखिए काफ़ी सारी विधाएं हैं, ठीक है। हिंदी सब्जेक्ट में काफ़ी विधाएं, आपके उपन्यास हैं, निबंध हैं, रेखा चित्र हैं, काव्य है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर किसी विद्यार्थी की रुचि उपन्यास में है तो वो उपन्यास ही तो पकड़ेगा, निबंध तो वो पकड़ नहीं लेगा कि चलो निबंध को ले लें, उसे निबंध समझ में ही नहीं आएंगे, क्योंकि अगर उसकी रुचि उपन्यासों को पढ़ने में है। अगर किसी व्यक्ति की रुचि काव्य को पढ़ने में, वो काव्य में बहुत ही महारथी है, उसे काव्य एकदम समझ में आ जाता है, तो वो गद्य को क्यों पकड़ेगा, काव्य को ही तो पकड़ेगा वो। तो वो बात है इसमें। उसके बाद देखिए वित्तीय शोध, बिल्कुल यहाँ से भी क्या है, आपकी जो शोध समस्या है कहीं ना कहीं आर्थिक पहलू जो होता है वो आपके हर क्षेत्र को इफेक्ट करता है, चाहे आपका पारिवारिक हो, शैक्षणिक हो, हर चीज़ में वित्त तो आपके लिए आवश्यक है। लेकिन अब देखिए सीधे सीधे मैंने आपको बता दिया, तो कौन सा शामिल नहीं हो रहा, आपका व्यक्तिगत और सामूहिक विकल्पों की अस्वीकृति, ये आपका गलत है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्तरीय अनियमित चयन, समूह प्रतिचयन एवं व्यवस्थित नमूनाकरण तरीके हैं। किसके तरीके हैं ये, स्तरीय अनियमित चयन, समूह प्रतिचयन एवं व्यवस्थित नमूनाकरण किसके तरीके हैं। ऑप्शन आपके हैं यादृच्छिक नमूनाकरण के हैं, या अप्रत्यक्ष नमूनाकरण के हैं, प्रत्यक्ष नमूनाकरण के हैं, गैर यादृच्छिक नमूना के उदाहरण हैं, किसके हैं। तो देखिए जो ये नमूनाकरण ये आपकी रिसर्च से ही संबंधित है, आपको रिसर्च का हर टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि बुक में क्या है, जो यूजीसी नेट की जो बुक है ना, तो उसमें सिर्फ एक पार्ट दे दिया गया है। देखिए उसमें कुछ आपकी शोध की परिभाषा दे दी है, विशेषताएं दे दी गई हैं, लक्षण दे दिए गए हैं, प्रकार दे दिए गए हैं, ठीक है। रिसर्च आईसीटी दे दी गई है, विधियां दे दी गई हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं, आप जब पेपर में बैठे होंगे तो आपको भी लगता होगा कि कहाँ से आए हैं। मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, रिसर्च मैथोडोलॉजी का जो क्षेत्र काफ़ी विस्तारित है, ठीक है। उसमें कई राइटरों ने अपने विचार दिए हैं, बुक्स लिखी हैं, तो इसको पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, आप एक बुक से तो उसे पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो आपको अगर
चीज़ें अच्छे से बेसिक नॉलेज भी होगी ना तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए स्तरीय अनियमित चयन, समूह प्रतिचयन एवं व्यवस्थित नमूनाकरण तरीके हैं। किसके तरीके हैं ये? आपके यादृच्छिक नमूनाकरण के। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ए। चलते हैं आगे। शोध एक वैज्ञानिक उपक्रम है, यह कथन किसका है? ये कथन किसने कहा है? आपको कथन याद करके जाने हैं, किताबें याद करके जानी है, पूछी जाएंगी। मैंने पिछली क्लास में भी आपको ये कहा है कि शोध एक वैज्ञानिक उपक्रम है। ये किसका कथन है? आपके यंग का। ठीक है, चलते हैं आगे। जनसंख्या जनगणना शोध का एक उदाहरण है। जो जनसंख्या जनगणना है वो किस प्रकार की शोध का उदाहरण है, वो आपको बताना है। अगर आपने मात्रात्मक, गुणात्मक, निदानात्मक, प्रारंभिक शोध पढ़ी होगी, थोड़ा भी आप ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, तो आप बता सकते हैं कि जो जनसंख्या जनगणना शोध किसका उदाहरण है? आपकी मात्रात्मक, गुणात्मक, प्रारंभिक या निदानात्मक? तो किसका है? आपके मात्रात्मक शोध का। तो मात्रात्मक शोध का ही क्यों है? देखिए, मात्रात्मक शोध में क्या होता है, आपको क्या है, आंकड़े एकत्रित करने होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो आंकड़े होते हैं वो लिखित रूप में जाते हैं। वहीं गुणात्मक क्या है, जो गुणात्मक रिसर्च जो होती है, ये एक प्रकार की इस जो रिसर्च है, जब हम कोई समाज से संबंधित कोई समस्या उठाते हैं, ठीक है, तो जरूरी ही नहीं कि हमें वहाँ पे आंकड़े उपलब्ध हों। हम उस समय की क्या है, जो परिवेश रहा था, जो मान्यताएं रही थी, जो संस्कृति रही थी, संवेदनाएं हैं, तो उनके आधार पर क्या है, हम जो रिसर्च करते हैं वो किस में आ जाती है? आपके गुणात्मक में। ठीक है, निदानात्मक मैंने आपको बताया था कि निदानात्मक जो रिसर्च है वो कार्यात्मक रिसर्च का ही एक रूप है। इसे चाहे हम अप्लाइड रिसर्च कह लें, कार्यात्मक रिसर्च कह लें, है ना। तो इस रिसर्च का प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई समस्या आ जाती है, उसका तुरंत हमें निवारण करना है, तो क्या है, हम निदानात्मक रिसर्च का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, तो आपको ऑप्शन में पता चल गया होगा कि जनसंख्या जनगणना शोध किसका उदाहरण है? आपके मात्रात्मक शोध का। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक शोध का उदाहरण है? देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल, गलती बहुत होगी इसमें। कैसे? ऑप्शन देखिए एक जैसे लग रहे हैं, जर्नल, जनगणना रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तक। ठीक है, तो निम्न में से जो प्राथमिक शोध का उदाहरण कौन सा है वो हमें देना है। तो कुछ बच्चे क्या है, जनगणना रिपोर्ट को देंगे, है ना, कुछ जर्नल को देंगे, कुछ किताबों को देंगे। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि जनगणना जब की जाती है तो जरूरी नहीं कि हर चीज एकदम सटीक तरीके से लिखी गई हो उसमें। ठीक है, जो पत्र पत्रिका निकलती है, देखिए कोई भी राइटर हो, कोई भी एक तरह से कहें साहित्यकार हो, जब वो कोई समस्या पे कुछ लिखता है, मैं ये नहीं कह रही कि वो तथ्यों को नहीं लेता है, बिल्कुल लेता है, लेकिन वहां पर उसकी व्यक्तिगत भावनाएं भी जन्म लेती है, उसके व्यक्तिगत विचार भी आपको वहां पर देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये जो उसके व्यक्तिगत जो विचार होते हैं वो क्या है, भ्रमित करने वाले होते हैं। अब वो किस चीज से प्रभावित हुआ, उसने उसमें क्या चीज नहीं निकाली, तो वो आपकी प्राथमिक में थोड़ी ना आएगी। उसने तो तथ्य उठा लिया, वो अपनी विचारधारा लिख रहा है सीधे सीधे उसमें। ठीक है, ऐसे ही जनगणना रिपोर्ट में होता है। ठीक उसी प्रकार पुस्तकें होती हैं, तथ्य लिए जाते हैं, मैं ये नहीं कही तथ्य बिल्कुल नहीं लिए जाते, बिल्कुल लिए जाते, तथ्य लिए जाते हैं, लेकिन उनकी अपनी विचारधारा रहती है उसमें। ठीक है, अब जैसे रिसर्च मैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम अलग अलग विद्वानों को क्यों पढ़ते हैं, अलग अलग विद्वानों की किताबें क्यों लिखी? हर किसी का अपना मत है, हर किसी का अपना अलग मस्तिष्क होता है, विचारधारा अलग होती है, चिंतन शक्ति अलग होती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। तो इसमें देखिए जो प्राथमिक शोध का उदाहरण है वो क्या है, आपके समाचार पत्र है। ठीक है, क्योंकि घटनाएं घटती हैं तुरंत उन्हें छापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए विश्लेषण की इकाई का तात्पर्य क्या है। ठीक, विश्लेषण की इकाई का तात्पर्य क्या है? तो नमूना, चर, निर्माण या मुख्य मानदंड। जो विश्लेषण की इकाई है उसका मतलब क्या होता है, क्यों हम तथ्यों को विश्लेषित करते हैं, तो क्यों करते हैं, नमूने के लिए करते हैं, चर के लिए करते हैं, निर्माण के लिए करते हैं, या क्या है, मुख्य मानदंड के लिए करते हैं। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? डी, यानी कि जो विश्लेषण की जो इकाई है उसका तात्पर्य क्या, मुख्य मानदंड। क्या जो तथ्य मैंने एकत्रित किए हैं वो अपने मापदंड पर उचित बैठ रहे हैं, सटीक बैठ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर इस इकाई का तात्पर्य क्या होगा, मुख्य मानदंड। ठीक है, चलते हैं आगे।
संकल्पनाएं शोध की हैं, जो संकल्पनाएं हैं वो शोध में क्या रोल निभाती हैं वो बताना है कि ये शोध के तरीके हैं या औजार या टूल्स हैं, चर हैं या मार्गदर्शक हैं। तो देखिए जो संकल्पनाएं हैं वो शोध के अंतर्गत क्या भूमिका निभाती हैं, औजार और टूल्स के रूप में क्या है अपनी भूमिका को निभाती हैं। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है। इसमें देखिए कहाँ पर बच्चा अटकता है, तरीके और चर में। ठीक है, क्योंकि उसे लगता है औजार ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो ऐसा नहीं है, आप अगर संकल्पनाओं को, परिकल्पनाओं को, जो नमूनाकरण, विश्लेषण वगैरह जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर उनको आप पढ़ोगे मोटे तौर पे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देख अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि मुख्य रूप से आंकड़े के कितने स्रोत होते हैं। ठीक है, कितने स्रोत होते हैं, तो आपके आएंगे इसमें 2। ठीक, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संभाव्यता प्रतिदर्श है। तो सामान्य, यादृच्छिक है, सौउद्देश्य है, व्यवस्थित है या स्थिरबद्ध है। तो इसमें कौन आएगा, सौउद्देश्य है। तो आज की क्लास में क्या है, हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन कराए हैं। ये उन स्टूडेंट की मांग पर हैं जिन्होंने कहा था कि मैम और क्वेश्चन कराए जाएं ताकि हमें एक आइडिया लग जाए। तो देखिए आपका जो रिसर्च मैथोलॉजी है, अब उसमें वो परिभाषा तो पूछी जाती हैं, अब देखिए पैटर्न बदल गया है। अब आपकी ये नहीं कि प्रकार पूछ लिए, प्रकार पूछे जाएंगे लेकिन क्या घुमा के, डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि गुणात्मक में क्या होता है, कि मात्रात्मक में क्या होता है। आपको एक कथन दे दिया जाएगा, ये एक समस्या दे दी जाएगी, फिर इसमें ये पूछा जाएगा ये समस्या आपके किस रिसर्च से संबंध रखती है। एक क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, दूसरा देखिए मैंने आपको पढ़ाया भी नमूनाकरण, ठीक है, और न्यायादर्श, विश्लेषण। तो जहाँ से जो पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो हमारा उद्देश्य इतना ही है कि वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किस क्षेत्र से निकाले जा रहे हैं, है ना, कौन सी इकाई से ज़्यादा निकाले जा रहे हैं। कि आपकी परिभाषा तो आपकी बिल्कुल पूछी जाएंगी, पुस्तकें पूछी जाएंगी। इसके साथ साथ क्या है, आपके जो नमूनाकरण की जितनी विधियां हैं, विश्लेषण की जितनी भी विधियां हैं, तो वो सारी चीज़ें भी क्या है आपकी पूछी जा रही हैं। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे, है ना। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन लग रहे हैं आप उस चीज़ को समझिए। ठीक है, इतना पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।